प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हालचाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में आगे अगला वीडियो देखने वाले हैं और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला का दूसरा वीडियो होगा। चलिए आज के इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल आपका कहता है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,499 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या देखना है आपको? भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए इस सवाल को हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने का कार्यक्रम करेंगे। लिखते हैं, हल कीजिए। लिखेंगे 1,94,499 को आपको ऐसे बना लेना। ठीक है, बातें समझ में आई। अब आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूं। 1,94,499 देखिए ऐसे बना लीजिए। संख्याओं का पीछे से आपको जोड़ा बनाना है। अब आपको करना क्या है कि ऐसी कोई संख्या यहां लेनी है, वही संख्या यहां लेनी है और इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणनफल इससे ज्यादा ना हो। सोचो तो देखो 4 मिलने वाला है। 4 गुणे में 4, 4 चौका 16। 19 से ज्यादा हुआ नहीं, तो 4 चौका 16। अब देखेंगे 19 में से 16 को घटा देंगे तो आएगा 16 3 19। इस 4 को इधर लाकर जोड़ना भी है आपको, तो 4 4 8 हो जाएगा। अगला जोड़ा आप उतार लोगे, फिर से कोई संख्या यहां रखोगे और वही संख्या यहां रखोगे। उस संख्या का अकेली इस पूरी संख्या में गुणनफल इससे ज्यादा ना होने पाए। तो आप इसे मानकर चलो 80, तो 8 चौक 32, बिल्कुल 4 बार आपको ले जाना है। अब 4 का गुणा इस 84 में कराएंगे तो 4 चौका 16 के 6, 4 बटे 32 1 33। अब फिर इन्हें आप घटाएंगे। 4 में से 6 घटेगा नहीं, इधर से हासिल लेगा तो 14 में से 6 गए 8, यहां खत्म हो जाएगा, खत्म। इस 4 को पुनः लाकर आपको फिर से जोड़ना है तो आ जाएगा 88। अगला जोड़ा आपको उतार लेना है, फिर से कोई संख्या लेनी है। यहां आप 881, 82, 85, 99 तक आप मान सकते। तो मैं देख रहा हूं कि एक बार ही जा रहा है, इसलिए मैंने 1 रख लिया। इस 1 की संख्या का इस पूरी संख्या में गुणा, तो 1 से 181 में गुणा कराएंगे 881 में, तो 881 ही आएगा। और 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, यानी शेष क्या रह गया? शेष क्या रह गया? शेष फल कितना बच गया है आपका? 18। बात समझ में आया? अतः आपको लिखना है, आपको अतः 1944, 9 में से आप 18 घटाओगे तो आएगा क्या? 1 8 4 4 9 और 1। इसमें से 18 घटा दो, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8। अतः यह संख्या क्या है? यह संख्या 481 का 441 का पूर्ण वर्ग संख्या है, का पूर्ण वर्ग है। क्या बात समझ गए? इसी प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि यहां से आपको 2 नंबर मिलने वाला है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में आपको 2 नंबर मिलने वाला। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि समीकरण को हल कीजिए। इसे हल करना है आपको, समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण आपके पास है 12x² माइनस 11x और माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब आप देख पा रहे हैं कि 12x को रहने दिया जाए और 15 को भी रहने दिया जाए और बराबर 0। हाँ, 15 के सामने जो चिन्ह है उसे भी रखा जाए। अब आप देख पा रहे हैं कि 12 गुणे 15 बराबर होता है 180।
अब कोई ऐसी दो संख्या ले लो, -15 है इसलिए -x, कोई ऐसी दो संख्या लो जिनका गुणनफल 180 हो जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो मैं ले लेता हूं 20 गुणे 9, 20 नवा 9 दूनी 18, 180। अच्छा हाँ, ध्यान रहे यहाँ माइनस आना चाहिए, तो बड़ी संख्या माइनस और छोटी संख्या प्लस में ले लेता हूं। अब आप देख पा रहे हैं कि 12x² माइनस 20x, मैंने यूं समझो कि 11 को ही तोड़ा है। 20x और प्लस में 9x, दोनों को हल करो, देखो माइनस 11x आ रहा है ना, बिल्कुल आएगा। चलो बराबर 0। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ 4 पद बन गए और 2 पदों को एक साथ ले लिया जाए। यहां से आपको कॉमन ले लेना है 4x, यहां बचेगा 4 3 12 और यहां बचेगा x। आपने 4 कॉमन ले लिया तो बचा 4 5 20 और x कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं। प्लस यहां से आप 9 कॉमन नहीं, आप क्या कॉमन लेंगे, इसके जैसा बनाना है, ध्यान रहे। तो इसके जैसा बनाने के लिए यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, 3 और रह जाएगा क्या, x, माइनस रह जाएगा, 3 कॉमन हुआ तो 3 5 15 बराबर 0। अब दोनों पदों में देखेंगे आप 3x माइनस 5 कॉमन हो गया, तो अगले ब्रैकेट में 4x प्लस 3 बराबर 0 आ गया। अब आप एक बार 3x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। एक बार आप क्या करोगे, जैसे एक बार पुनः फिर से 4x प्लस 3 बराबर 0 रखोगे तो x का मान आएगा -3/4। अतः आपको उत्तर लिखना है, क्या लिखना है, अतः x का मान या उत्तर आपको लिखना है या मूल लिखना है, क्या लिखना है, x बराबर एक बार -3/4 और एक बार जो है 5 बटे करेक्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना पुनः इसे हम रिवर्स करके यानी बैक करके वीडियो को फिर से अच्छे से देख लेंगे और तैयार कर लेंगे। देखो भाई, इस प्रकार से बहुत बार सवाल आया है, मुझे लगता है कि अब तक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से यदि और भी सवाल आए तो गलत नहीं होना चाहिए आपका। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, और ये आपके चतुर्थ सेमेस्टर की श्रृंखला है। चतुर्थ सेमेस्टर आपको सारे सीरीज के सॉल्यूशन दे दिए जा रहे हैं, अच्छे से आप तैयार करो और सवालों को बढ़िया से पढ़ लो एग्जाम में, ताकि फेल ना हो भैया। एक बार फेल हो जाते हो तो 3-3 4-4 साल लगा देते हो एक ही सेमेस्टर में, क्या मतलब निकलता है। चलिए आइए देखते हैं। अगला सवाल दिया है, कह रहा हल कीजिए, और दिया है 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखो पिता और पुत्र की बात करता है तो मैं मान लेता हूं माना पिता की आयु मान लेता हूं, पिता की आयु मान ले रहा हूं x और पुत्र की आयु मान ले रहा हूं पुत्र की आयु मैं मान ले रहा हूं y। अब आप देखोगे कहता है, क्या कहता है भैया, 5 वर्ष पहले पिता की और पिता की आयु, चलिए 5 वर्ष पहले पिता की आयु मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 5 वर्ष पहले पिता की आयु। तो भैया पिता की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5, और पुत्र की आयु क्या होगा भैया, पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो क्या हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, y माइनस 5। अतः ठीक है ना, और कह रहा है क्या, देख लेना, पिता की आयु क्या है, x प्लस 5 और पुत्र की x माइनस 5 और पुत्र की आयु क्या है, y माइनस 5 है। अब पढ़ो सवाल, कह रहा 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी थी, यानी पुत्र की आयु में 3 से गुना कर दोगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहां देखोगे आप क्या आ जाएगा, 3y माइनस में 5 3 15 लिख लो, यहाँ 5 3 15 आ जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ क्या आ गया, x माइनस 5 आ गया। देखोगे आप इस 3y को उठा के इधर कर दोगे, ये 3y को वहीं रहने दिया जाए,
चलो इधर कर लेते हैं, x आ गया और 3y माइनस हो गया 3y, और ये 5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, और 15 और 5 मिलकर बना लेंगे -10, और ये आपका एक समीकरण तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अगली लाइन में फिर से कह रहा है, फिर से देखो कह रहा है 10 वर्ष बाद, चलो फिर से लिखो 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु क्या है, देखो पिता की आयु 10 वर्ष बाद, पिता की आयु x है, तो पिता 10 वर्ष बाद पिता लिख लो, 10 वर्ष बाद पिता, पिता आपको लिखना है 10 वर्ष बाद पिता, x प्लस 10 साल का, और पुत्र, पुत्र y प्लस 10 साल का हो जाएगा। ठीक है ना, पुत्र y प्लस 10 और पिता x प्लस 10। अब देखो दोनों में फिर से एक बार तुलना हो रही है, फिर दोनों में तुलना हो रही है। कह रहा 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र के आयु की दोगुनी हो जाएगी, पुत्र के आयु की दुगनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु में 2 से गुना कर दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलो x प्लस 10 और बराबर 2 एकन 2y, प्लस में क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, x को यहीं रहने दो, 2y उठा के इधर कर दो 2y, और 10 उधर जाएगा तो 10 जाकर घट जाएगा, तो रह जाएगा क्या 10। यह आपका दूसरा समीकरण आ गया। अभी आपको 2 समीकरण मिला है, क्या यहाँ तक समझ में आ जाएगा? तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ क्या यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद एक समीकरण यहाँ मिल गया आपको और एक समीकरण वहाँ मिल गया, क्या कंफर्म हो गया? अब आप देख पा रहे, मैं तीसरी लाइन यहाँ से लगा रहा हूँ, कह रहा कि x माइनस 3y बराबर -10, और देखना दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर में +10। क्या बातें समझ गए? अब आप देखोगे कि किसका किसका, कह रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो चलिए मैं यहाँ लगा देता हूँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। देखोगे ये दोनों कट जाएगा, और 3 माइनस है और 2 प्लस है, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, y आ जाएगा, और माइनस 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 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा। ये x से x कट जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो रह जाएगा क्या, केवल 20, यानी y का मान 20 आ गया, यानी पुत्र की आयु कितनी आ गई 20 साल। पहले स्टेप में मैंने यहाँ से चालू किया है, दूसरा स्टेप यहाँ से चालू हुआ है, और तीसरा स्टेप यहाँ चालू हुआ। बड़ा सा सवाल है भैया, लिख लिख कर लगाना, इसलिए बड़ा हो रहा, और ना इससे भी छोटे में सवाल लग जाता। चलो ये हो गया ना, आपको पुत्र की आयु पता चल गई। अब पुत्र की आयु किसी भी समीकरण, इसमें रख लो, इसमें रख लो, पिता की आयु जाएगी। तो अब इस y का मान आप लिख लो, पुत्र की आयु समीकरण 2 में रखने पर, इसी के नीचे लिखना, आपको नीचे बाई नीचे लिखते हुए चलना है। समीकरण 2 यहाँ है, तो देखो x माइनस 2 गुणे में y का मान 20 आया है और बराबर में 10 है, 20 दूनी 40 उधर चला गया तो 40 प्लस हो जाएगा, x का मान 50 वर्ष आ जाएगा। और अतः आपको उत्तर लिख लेना है, अतः पिता 50 वर्ष का है, पिता 50 वर्ष का, और पुत्र कितने वर्ष का है, तो 20 वर्ष का है। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी आप सभी को? अतः पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। क्या बातें समझ में आ जाएंगी आप सभी को? इसी प्रकार से आप सवालों को लगाएंगे, ठीक है ना? बात समझ में आया? स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है पार्श्व चित्र, आपके पास एक चित्र दिया गया है, और चित्र में कह रहा कि दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, और कोण ADC का मान 140 अंश है। तो कोण किसका मान बताना है, BAC, मतलब इस कोण का मान बताना है। कौन से कोण का मान बताना है भैया, कोण BC, ये वाला BAC का मान बताना है आपको। तो इसका मान बताने के लिए आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पिछली ही क्लास में बताया गया है। आप लिखेंगे हल, फिर से लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज। क्या लिखेंगे आप, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने
आमने सामने या दोनों सामने के कोणों का योग 100, चलो मैं लिख देता हूं आमने सामने के कोण का योग 180 अंश होता है। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। अतः आपको समझना है, अतः कोण डी, कोण क्या? कोण डी, या आप कह सकते हैं ADC। चलो मैं लिख देता हूं कोण ADC प्लस में कोण ABC बराबर क्या होगा? 180 अंश, और ADC बराबर 140 अंश है, तो अतः कोण ABC बराबर 180 माइनस 140 अंश, तो कोण AB और C का मान आ जाएगा 40 अंश। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको कोण कौन सा मिल गया? कोण B का मान मिल गया। कोण B क्या हो गया? 40 अंश। अब एक नियम और मैं बता दूं कि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज क्या होता है? समकोण होता है, यानी ये 90 अंश का होगा। तो ये कितने अंश का होगा? अब देखो कि किसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आपको आगे लिखना है, आगे क्या लिखना है भैया? त्रिभुज के, है ना, आगे लिखना है आपको त्रिभुज के तीनों क्या? तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल एक फल 180 अंश होता है। अब आप देखेंगे कि कोण AC और B प्लस में कोण BAC प्लस में कोण क्या कोण देखेंगे आप? BAC हो गया, ACB हो गया, और BAC हो गया, ACB, और क्या आ गया? BAC हो गया, और आपको देखना है CBA बराबर कितना? 180 अंश। देखिए ACB बराबर कितना है? 90 अंश, और BAC बराबर ज्ञात करना है आपको, और इसका मान कितना आया है? 40 अंश बराबर 180। देखो 9 5 14, 140 अंश, ये दोनों का मान क्या होगा? 9 4 13, यानी दोनों का मान 130 अंश हो जाएगा। 130 अंश उधर जाके घट जाएगा, तो 130 माइनस 150 बराबर 30 बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50 अंश आएगा। अतः कोण BAC, यानी कोण BAC बराबर कोण BAC बराबर कितना आ जाएगा? 50 अंश, और सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई? हाँ, ये आपको सारी बातें पहले से याद रखनी है। जैसे मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूं कि देखो किसी भी चक्रीय, अभी यही कंपटीशन का सवाल आपके जैसे एक दिवसीय परीक्षा में आपको लगाना होता तो मैं सीधे ग्राफ से बता देता कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये 140, तो ये कितना हो जाएगा? 40। अब किसी भी अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण होता है, तो ये 90 अंश हो जाएगा। अब किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये 90 है, ये 40 है, यानी 130 हो गया, और 180 माइनस 130 बराबर 50 अंश, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? 50 अंश हो जाएगा। लेकिन आपको लिखना है तो भैया थोड़ा और बढ़ाकर लिखेंगे तो ये आपके लिए ही फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि आपको 2 नंबर लिखित तौर पर यहां से क्या है? लेना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु। क्या कहता है? एक लंबवृत्तीय शंकु है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात इतना दिया गया है, और उसका आयतन 1078 घन सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई क्या है? तो देखिए आप यहां पर क्या दिया गया है? ऊंचाई दिया गया है। ऊंचाई और आपको दिया गया है, चलिए मैं लिखता हूं आपके लिए हल, और आपको क्या दिया गया है? ऊंचाई अनुपाते में क्या दिया गया है? व्यास। चूंकि ऊंचाई h होता है और व्यास क्या होता है? 2r,
और ये बराबर कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है। यहीं पर आपको क्या दिया गया है, आयतन, और आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या है, बेलन है। देखो यहीं पर एक लंबवृत्तीय शंकु, सॉरी शंकु है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो आयतन आपका दिया गया है 1078, लिख लो 1078, और आपसे क्या पूछा, उसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है ना, उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो कोई बात नहीं, चलते हैं, आइए देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ जो अनुपात, यहाँ जो मान दिए गए हैं 3:2, यानी इन्हें पहले आप क्या कर लें, 3x मान लें और 2x मान लें। अब देखिए जो ऊंचाई आपकी है वो 3x है, चलो 1/3 बटे में है तो 3 गया गुणे में, पाई का मान 22/7 होता है तो 7/22 हो जाएगा। r का मान यहां से रख लेंगे, r बराबर देखो क्या हो जाएगा, ध्यान रहे ये टोटल क्या था, व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसी की आधी, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी, x, r की जगह x गुणे में x लिख लें, और ऊंचाई की जगह क्या लिख लें, 3x लिख लें। अब देखेंगे 3 और एक्स्ट्रा बन रहा तो 3 और बटे में चला जाएगा, यहाँ x की 3 घात आ जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, 22, 11 दूनी 22, 11 9 99, 8 107, 11 8 88, फिर 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 49 गुणे 7। अब आप देखेंगे x की 3 घात बराबर 49 को लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे में 7, घन का उल्टा घनमूल होता है, अतः x का मान क्या आ जाएगा, 7। घनमूल का मतलब 3 संख्याओं में से एक संख्या बाहर, अतः x का मान 7 आ गया। अब x का मान यहां रखोगे, यानी 3 गुणे में x, यही तो ऊंचाई है, यही तो क्या है भैया, ऊंचाई है। ऊंचाई बराबर आपने क्या लिखा है, ऊंचाई बराबर 3x लिखा है। अच्छा 3 गुणे में 7 रख देंगे तो 7 त्रिक 21, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, कह रहा किसी पासे को उछालने पर, किसी पासे को उछालने पर, अब कोई पासा उछाला जाए तो एक फलक के ऊपर आने की संभावना बताइए। एक फलक, क्या फलक का नाम दिया गया है, किसी फलक का नाम दिया नहीं गया है कि कौन सा फलक ऊपर आए। तो देखिए सभी फलकों में से कोई भी फलक ऊपर आ सकता है, क्या ये बात समझ रहे ना। एक पासे को, चलिए मैं लिख देता हूं हल, एक पासे को उछालने पर ऊपर समझ रहे हैं, एक पासे को उछालने पर ऊपर आने, ऊपरी फलक लिख लीजिए, ऊपरी फलक पर कोई भी अंक आ सकता है, बात समझ रहे हैं। एक पासे को जब हम उछालते हैं तो ऊपर कोई भी अंक आ सकता है, अतः संभव परिणाम आप कह सकते हैं। अतः चलिए मैं अगली लाइन में लिख देता हूं, अतः संभव परिणाम आप कह सकते हैं कि भैया 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6, इनमें से कोई भी आपका सवाल का उत्तर हो सकता है। क्या ये बातें समझ में आ जाएगा, बस ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। या आप इसे यस बराबर लिख सकते हैं, यस बराबर लिख सकते हैं कि इनमें से कोई भी सवाल का उत्तर हो सकता है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है, एक पासे को अदृश्य फेंकने पर, एक पासे को अदृश्य ऊपर फेंकने पर सम अंक आने की घटना बताइए। एक पासे को ऊपर फेंकने पर सम आने की घटना बताइए। देखो हल मैं लिखता हूं, आपके सवाल का उत्तर होगा, दिए गए सवाल का उत्तर होगा कि एक पासे को जब अदृश्य उछाला जाता है, ऐसे कह सकते हैं,
उछालने पर, बात समझ रहे हैं ना, उछालने पर विभिन्न अंक आने की घटना क्या हो सकती है भैया? विभिन्न अंक आने की घटना। तो भैया विभिन्न अंक आने की घटना सभी हो सकती है क्योंकि सभी अंक आए हैं। तो चलो सभी अंक लिख सकते हैं। यस बराबर 1 2 3 4 5 6 आ गया। क्या बात समझ रहे हैं ना? हाँ, पहला इसमें देखेंगे आप ए नंबर कि सम अंक आने की घटना बताइए। तो देखिए सम अंक आने की घटना, सम अंक आने की घटना E1 लगा सकते हैं। और सम अंक इसमें कौन कौन है? 2 है, 4 है और 6 है। विषम अंक आने की घटना आप लिख सकते हैं। क्या? विषम अंक आने की घटना। विषम अंक आने की घटना क्या हो सकती है? 1 3 और 5 हो सकती है। इसी प्रकार से आपको लिखकर सवाल का उत्तर देना होता है और सवाल का पूरा नंबर लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। चलते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि समान आयतन के दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात ये दिया गया है, उनके अर्ध व्यासों का अनुपात ज्ञात कीजिए। समान आयतन के लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। तो चलिए आप लिख लीजिए। दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है क्या? ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात। तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या दिया गया है? 1:2, यानी ऐसे कह सकते हैं H1:H2 दिया गया है 1:2। तो हम कह सकते हैं 1x और 2x कह सकते हैं। ठीक है ना? बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखो समान आयतन है तो समान आयतन लिख सकते हैं। समान आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर H अनुपाते पाई r स्क्वायर H। अनुपात ना लगा लो, बराबर लगा लो। क्या लगा लो भैया? बराबर लगा लो। अब देखो दोनों तरफ पाई से पाई कट जाएगा। और देखो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो यहाँ 1 की जगह लिख सकते हैं, H1 की जगह लिख सकते हैं x गुणे में x, और H1 ये R1 लिखिए, R1 का होल स्क्वायर और H1 की जगह 1 बराबर R2 की जगह क्या लिखना है आपको? R2 रहने देना है और H2 की जगह आपको लिखना है 2x। क्या बातें समझ गए ना? अब देखो R2 को उठा के इधर लाओ, R1 का होल स्क्वायर बटे R2 का होल स्क्वायर और 2x बटे में क्या आ गया? 1x। x से x खत्म हो जाएगा। वर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा? R1:R2 आ गया और यहाँ क्या आ गया? √2:1 आ जाएगा और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ गए? थोड़ा सा मैं और समझा दूं आपको। R1 का होल स्क्वायर बटे R2 का होल स्क्वायर बराबर क्या था? 2/1। यहाँ पर देखोगे तो R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2/1। वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है, जहां पर √2 में √1 होगा। अब √2 का मान आप लिख सकते हो डायरेक्ट और 1 को डायरेक्ट। इस प्रकार से आप लिख सकते हो अलग से समझकर, बाकी सवाल का उत्तर वो हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि एक बेलनाकार, क्या कहता है? एक बेलनाकार स्तंभ है, एक स्तंभ है बेलनाकार है। ठीक है ना? बातें समझ गए? एक बेलनाकार क्या है? स्तंभ है और इस स्तंभ का वक्र पृष्ठ दिया गया है 264 मीटर स्क्वायर और आयतन 924 मीटर क्यूब दिया है। मानते हुए इसके व्यास और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके व्यास और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है तो देखो भैया यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं। तो ध्यान रहे कि हम हल करते हैं और कैसे हल करते हैं इसे समझिए। इसे समझेंगे, हल कैसे करते हैं इसे आप समझेंगे। तो पहले क्या लगाएंगे आप? क्या लगाएंगे? बेलन रसुलो बेलन लगाएंगे। बेलन का आयतन लगा लेंगे। तो बेलन का आयतन बटे में लिख लीजिए। देखिए बेलन का आयतन बटे में क्या लिख लेंगे? बेलन
बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या लिख लेंगे भैया, बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा 924 और वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 264। आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच और वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर एच। देखो एच से एच खत्म, पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, रह क्या गया आर बटे 2 रह गया। और यहां पर देखना ये भी आप देखोगे तो कट जाएगा। चलो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं 924 और बटे में 264, 2 बटे में है तो 2 गुणे में आ जाएगा। तो देखो आर का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब आप इसे 11 से काट दो, 11 एकन 11, 2 13, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 11 अठे 88, 4 92, 11 चौक 44। फिर देखिए 12 छक 72, 12 सते 84। आर का मान आप पा गए त्रिज्या के रूप में, क्या आ गया आर, आर त्रिज्या के रूप में आ जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएगी, आर त्रिज्या आ गई। फिर क्या कहता है इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करो, त्रिज्या आ गया। देखो व्यास और ऊंचाई का अनुपात बताना है। चलो इसी आर का मान पृष्ठीय क्षेत्रफल में रख लेते हैं। वक्र पृष्ठ क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठ आपका दिया गया है 264 और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 264। ध्यान रहे 2 गुणे में तो 2 बटे में, पाई का मान 22 बटे 7 तो 7 बटे 22 इधर ले आओ। आर का मान आपने निकाल लिया है 7 तो 7 इधर से कहाँ चला गया, इधर बटे में 7 चला। एच का मान आ जाएगा देखो 7 से 7 कट जाएगा और 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 22 से 22 छक्का 132 यानी एच का मान क्या आ गया 6। अभी आपसे क्या पूछा था, ध्यान रहे कि व्यास आपसे पूछा क्या है, व्यास अनुपाते ऊंचाई पूछा है, व्यास अनुपाते ऊंचाई। तो व्यास कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और ऊंचाई कितनी है 6। इसे और सरल कर देंगे 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 यानी 7 अनुपाते 3 सवाल का उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो का, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेते रहिए और बस अगला सवाल आप देखेंगे, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं। और इस वीडियो का ये लास्ट सवाल होगा और वर्गमूल किसे कहते हैं इसे समझते हैं। चलिए आप लिखते हैं हल, लिख लेते हैं हल और लिखेंगे वर्गमूल। क्या लिखेंगे भैया वर्गमूल, बात समझ गए ना, वर्गमूल। देखिए किसी संख्या को 2 बार आपस में गुणा करना उस संख्या का वर्ग कहलाता है और उनके फैक्टर का एक संख्या वापस ले लेना क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी संख्या, समझ रहे ना, किसी संख्या को 2 बार आपस में गुणा करना वर्ग कहलाता है, उस संख्या का वर्ग होता है। बात समझ रहे हैं ना, वर्ग कहलाता है, आप लिख लीजिए वर्ग कहलाता है। बात समझ में आ जाएगा। जैसे यक्स गुणे में यक्स बराबर क्या हो गया यक्स स्क्वायर, लेकिन यहीं पर यक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, यक्स होता है। क्या ये बात समझ में आए? किसी संख्या को 2 बार आपस में गुणा करा देंगे तो वह उस संख्या का वर्ग हो जाता है, लेकिन किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जब निकालेंगे तो वो संख्या यक्स के रूप में आपस आ जाएगी। जैसे 49 7 का वर्ग क्या है 49 है और 49 का वर्गमूल क्या है 7 है। इस प्रकार से आप व्याख्या करके वर्गमूल को समझा सकते हैं कि कोई 2 संख्याएं, कोई ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका फैक्टर 2 समान संख्याओं में किया जा सके, उन्हीं संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं और ऐसी संख्याओं का हम क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के 4th सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में अगला वीडियो यानी दूसरा वीडियो
अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से अपलोड कर रहा हूं। आशा करते हैं कि यह सभी वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े और हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।